So various components of budgets में we have done that there are two components of government budget. One part of the budget is called revenue budget, containing revenue receipts and revenue expenditures. Second part of the budget contains capital budget, in which there are capital receipts and capital expenditures. Okay. Now one by one we have to understand their meanings with the help of the examples and definition. सो पहला हमने फर्स्ट कर लिया था रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू बजट, जिसमें आ जाती हैं रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर देन वी स्टार्टेड कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, दोज टाइप्स ऑफ रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं दे गेट रिड्यूस्ड. जो जैसे है वैसे ही चलता रहता है, मीन्स रूटीन रेगुलर रिकरिंग रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट. फिर आगे इसके टू सोर्सेज होते हैं, कल हमने यहाँ तक कर लिया था. टैक्स रेवेन्यू सोर्स हो सकता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स हो सकता है. देन वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल कि जो टैक्स रेवेन्यू है दैट कम्स टू गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. देन वी डिस्कस देयर दिस डिफरेंस ऑल्सो. यहाँ पर हम लोग आ चुके थे नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के आगे कोई टाइप्स नहीं है, ओनली वेरियस एग्जांपल्स आर देयर एंड दीज एग्जांपल्स कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. जैसे आपको आ सकता है गिव 2-3 एग्जांपल्स ऑफ या 4 एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, या मेंशन एनी 2 नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, या किसी एक का नाम देके आ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मार्क में आ सकता है, तो आपने उतना याद करना है, मतलब पढ़ के यू हैव टू अंडरस्टैंड. बट लर्निंग इज टू बी डन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज़्यादा ये आता नहीं है. तो फर्स्ट हमने कर लिया था फीस. फीस का क्या मीनिंग होता है? फीस मीन्स आगे पीछे भी नाम हो जाए हार्डली मैटर्स. तो फर्स्ट होता है फीस. फीस का मीनिंग है चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट. मीन्स जो सर्विसेज गवर्नमेंट provides to us when we go to government office for having that service. ठीक है, there is no compulsion on our part to forcefully go there. It is our wish, it is our requirement, need. Means if we want to avail that government service, then we go to the concerned government office and we get our work done from there, and return of that work done by the government department we have to make the payment of fees. फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट फ़ी. तो पासपोर्ट के लिए नो बडी कंपेल्स अस कि आप पासपोर्ट बनवाओ, हमारी अपनी ज़रूरत है, हमें लगता है वी शुड हैव वन पासपोर्ट, तो हम ही जाते हैं अपनी नीड के लिए. तो व्हेन वी आर गोइंग, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू इनकर सम एक्सपेंडिचर. फ्री में तो नहीं हो जाता ना, ऑफिस में इतने लोग होते हैं, इतना वो सारा हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना अरेंजमेंट इज़ टू बी डन. ऐसे तो नहीं कि एक सिंपल पेपर पकड़ा दिया चलो जी पासपोर्ट हो गया, कितना सारा काम होता है. तो in order to cover the cost of that work done by the government department, कोई हमें हमसे ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं. वो फीस उतनी होती है, नॉमिनल फीस होती है, इन द सेंस कि भी उतना तो गवर्नमेंट का अपना भी खर्चा आता है उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें लॉस में तो नहीं दिया जा सकता. सो इस करके एक जितनी भी नॉमिनल वो फीस बनती है, मतलब जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आया हुआ है, कॉस्ट आई है, उसको प्रोवाइड करने पे उतनी फीस हम लोगों से ले ली जाती है. सो इट इज़ ए नॉन टैक्स सोर्स. सेकेंड होता है लाइसेंस फी. एज आई टोल्ड यस्टरडे, वेन एवर वी वॉन्ट टू हैव परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसके लिए जिन भी कामों के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है. और वेन एवर वी वॉन्ट टू अवेल दिस लाइसेंस, तो उसके लिए फिर हमें फ़ीस देनी पड़ती है. जैसे हम सबकी डेली लाइफ का एग्जांपल है ड्राइविंग लाइसेंस. ठीक है, तो जब हम वो लेते हैं, बनवाते हैं, तो उसके लिए हमें फ़ी का पेमेंट करना पड़ता है. अगेन, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो जाते हैं, दोज हु वांट टू अवेल. ज़बरदस्ती तो नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो फैसिलिटी को अवेल करेगा उसी को ही देना पड़ता है. जो नहीं लाइसेंस बनवाना चाहता वो ही और शी विल नॉट पे द फी, है ना, उसको तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. देन नेक्स्ट इज फाइन्स एंड पेनल्टीज. फाइन्स एंड पेनल्टीज का मतलब होता है दोज पेमेंट्स विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स. सीधा सीधा ये फाइन पेनल्टी का मतलब भी फाइन जुर्माना जो होता है. तो ये दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ या हु डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द गिवन सिचुएशन, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड है, तो उनके ऊपर फाइन और पेनल्टीज लगाई जाती हैं. जैसे एक सिंपल हम एग्जांपल लें, जैसे हम लोग जो अपने डेली लाइफ का है, हम लोग समटाइम्स वी आर इन हरी और समटाइम्स वी आर इग्नोरेंट, या कई बार हम वैसे केयरलेस होते हैं, तो ट्रैफिक लाइट्स को क्रॉस कर जाते हैं. तो कई बार ही आगे ट्रैफिक पुलिस वाले लोग खड़े होते हैं ना, और हम पकड़े जाते हैं.
तो फिर हमारा चालान कटता है। तो चालान की जो हमने फ़ाइन दिया वो क्या है, चालान क्या है, वो हमारा फ़ाइन है कि हमने उन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया था, तो इस करके हमें वो फ़ाइन देना पड़ा। तो ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट के लॉज़ होते हैं या मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो भी एक रूटीन है कि ठीक-ठाक काम चलना चाहिए, तो कोई भी ऐसा हम अगर ब्रेक करते हैं गवर्नमेंट के लॉ को उस सिचुएशन में, तो हमें फ़ाइन देना पड़ेगा या उसी को क्या कहते हैं पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद है, पहले ये कर लेते हैं इंटरेस्ट, जो ये नंबर 1 पे दिया हुआ है इन योर बुक। इंटरेस्ट मीन्स गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड जनरल पब्लिक। मतलब जो गवर्नमेंट ने लोन दिए होते हैं, जैसे हम किसी को लोन दे तो बदले में हम क्या रिसीव करते हैं, इन रिटर्न ऑफ दैट लोन वी वांट टू हैव इंटरेस्ट, वांट टू हैव नहीं, वी हैव इंटरेस्ट, हमें बदले में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? जैसे हमें बैंक लोन देता है तो बैंक इंटरेस्ट लेता है, ऐसे ही अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स, किसको, 3-4 एंटिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट में प्रोवाइड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये ज़बरदस्ती नहीं देगी, अगर कोई चाहता है गवर्नमेंट से लोन लेता है तो ही है, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन लोन लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब एनीबडी हु टेक्स लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो इन रिटर्न एज ए कॉम्पनसेशन फिर उनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट का मनी है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज ए काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है? उससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ी, इस करके ये नॉन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स का मीनिंग होता है कि जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, पीएससीज या पीएसयूज भी बोल देते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, तो उस केस में उन पीएसयूज को जो भी प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट कम्स टू गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जो ओनर होगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी, प्रॉफिट भी उसी को ही जाएगा। तो जब गवर्नमेंट प्लेज द रोल ऑफ एन इन्वेस्टर या बिजनेसमैन इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो जो भी इंटरेस्ट आता है, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्रिएट होता है, तो यहाँ डिविडेंड मिलता है। गवर्नमेंट ने कहीं कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के, मान लो अपना नहीं भी है तो किसी और कंपनी के खरीदे हुए हैं, उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो नाउ वी नो कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मीन्स दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच गोज टू द शेयर होल्डर्स। तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी की शेयर होल्डर है, कुछ हिस्सा लिया हुआ है, तो अगर वहाँ प्रॉफिट होता है तो उसका डिविडेंड भी आता है गवर्नमेंट को, और जो अपनी अंडरटेकिंग्स है गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की, उसका भी प्रॉफिट। तो ये दोनों भी कहलाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट है हमारा ये एस शीट, ये वाला पॉइंट, एस शीट। अब एस शीट क्या होता है, यू कैन सी क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल एयर और ए विल। हायर नहीं कहना, एयर, ठीक है, जिसको हम वारिस बोलते हैं ना, आगे बच्चे होना, अगले फैमिली में कोई होना। तो अब क्या होता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई लीगल एयर सामने नहीं आता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब प्राइम लोकेशन के ऊपर है, हाईवे के ऊपर है मान लो, और जो ओनर है उसकी हो जाती है डेथ। तो डेथ होने के बाद उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर सामने नहीं आता, उसके बच्चे या उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं, या कोई और रिलेटिव, नोबडी कम्स फॉरवर्ड, कोई अपना ओनरशिप दिखाता ही नहीं, क्लेम ही नहीं करता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए 7 years वेट करते हैं कि कोई ना कोई क्लेमेंट आएगा या कोई उस बिल्डिंग पे कोई कब्जा करेगा या मतलब वहाँ रहेगा, अपनी ओनरशिप बताएगा, बीइंग इन रिलेशन विद द डेड ओनर। तो अगर कोई सामने नहीं आता है, कोई क्लेम नहीं करता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, कोई दावा नहीं करता कि हमारी है या हम इसके रिलेटिव थे, जो भी है, अगर कोई नहीं सामने आता है तो उस केस में फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उसकी जो भी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, दैट इज कॉल्ड एस शीट। बट ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि सभी के कोई ना कोई तो होता ही है, कोई ना कोई रिलेशन तो होता ही है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई बच्चे, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो बड़ा रेयर होता है। बट चलो इन केस अगर कोई ऐसा हो कि कोई लीगल एयर सामने ना आए, कोई क्लेम ना करे उस प्रॉपर्टी को, तो फिर देन दैट प्रॉपर्टी गोज टू गवर्नमेंट एंड देन इट इज़ कॉल्ड एस शीट। फिर उसके बाद है ये गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ये भी इंटरेस्टिंग है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स का मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो है जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, वेन एवर दे विजिट एनी फॉरेन कंट्री,
जाते हैं ना एज चीफ गेस्ट जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन कोई आते हैं, अथॉरिटीज़ आती हैं, तो ऐसे ही जब अपने लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इफ़ दे रिसीव एनी गिफ्ट, कोई फॉरेन गवर्नमेंट कोई उनको गिफ्ट देती है, कोई किसी भी तरह से उनको मतलब ओबलाइज करते हैं, या ओबलाइज इन द सेंस इंडिविजुअल को नहीं, एज द पीएम ऑफ द कंट्री या एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री या एज द रिप्यूटेड मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको जो भी तोहफा मिलता है, वो गिफ्ट मिलता है, तो वो भी क्या है, दैट ऑल्सो कम्स टू गवर्नमेंट। वो उस आदमी का पर्सनल नहीं होता है कि वो कहे कि मैं अपने घर ले जाता हूँ, रिटायर अब मेरा मिनिस्टर हट गया तो मैं अपने घर ले जाऊँगा, ऐसा नहीं। दैट गिफ्ट वो किसका है, दैट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो जो भी है, जिस भी फॉर्म में है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अगर कोई मतलब जैसे कोई ड्रेस वगैरह है वो तो चलो ठीक है अगला पहन लेगा, बट अदरवाइज अगर कोई मनी टर्म्स में कुछ गिफ्ट है तो वो दैट बिकम्स अ दिस सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसे ही ग्रांट, अगर कोई फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट या कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमें ग्रांट देता है, तो ग्रांट का भी मीनिंग होता है हेल्प करना। ग्रांट्स जो होती हैं वो वापस नहीं ली जाती, है ना। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोन, एक होती है ग्रांट। तो जो ग्रांट होती है वो वापस नहीं ली जाती, वो एक तरह से असिस्टेंस होती है, मदद होती है, और जो लोन होता है वो वापस लिया जाता है। तो इफ़ एनी फॉरेन गवर्नमेंट गिव्स अस ग्रांट, किसी नेचुरल क्लेमिटी के टाइम पे हमें ग्रांट दे दे या कोई किसी भी तरीके से मदद कर दे, तो वो ग्रांट भी वापस नहीं किया जाता है, दैट बिकम्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद होता है फोर फीचर। फोर फीचर का मीनिंग होता है फॉर्म ऑफ पेनल्टीज विच आर इम्पोज्ड बाय कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट्सेट्रा। मतलब जैसे कोई दो पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो किसी भी बात से रिलेटेड कुछ भी जो भी है, कोर्ट में जाके उनका कोई किसी बात पे एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर कोई भी दोनों में से एक पार्टी भी अपनी बात को, अपना जो भी एग्रीमेंट है उसकी कंडीशंस को पूरा नहीं करती है, तो इसको इतना फाइन देना पड़ेगा, इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी टू अदर पार्टी, है ना। अपनी एग्रीमेंट से पीछे होना, तो इसका मतलब अगले दूसरे पर्सन को तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि हमने उसको फुलफिलमेंट नहीं किया। तो उस केस में कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया होता है, क्योंकि जिसकी अथॉरिटी के सामने दोनों ने एग्रीमेंट किया है, तो वो कुछ ना कुछ पेनल्टी रखते हैं भी, इन केस एनी पार्टी डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस, तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, कोर्ट के सामने सबमिट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड फोर फीचर, जिसको जैसे बोलते हैं ना कब्जा कर लेना, तो फिजिकल सेंस में नहीं, यहाँ मनी वाइज है भी, जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी एग्रीमेंट की शर्तों को, कंडीशंस को पूरा नहीं किया। तो उस तरह से जो भी पेनल्टी होती है, दैट इज कॉल्ड फोर फीचर। तो वो जो पैसे जाते हैं वो कोर्ट जज कोई अपने पास नहीं रखते, दैट बिकम्स टू गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, तो वो भी कहलाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। लास्ट होता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट होता है जैसे कोई ऐसे हम समझ लें इसको, जस्ट ए सेकेंड। Yes, special assessment payment made by the owners of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government. पहले इसको एक एग्जांपल लेते हैं, फिर ये इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए। जैसे कोई हाईवे है, हाईवे डेवलप हुआ, लेट मी गिव वन अदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। जैसे ये लवली यूनिवर्सिटी है ना। तो अभी एक बड़ी रिसेंट सी यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो आज से तकरीबन अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो 15-20 साल या 25 साल पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, है ना। तो उस समय वो यूनिवर्सिटी नहीं थी। अब वो वहाँ पर आसपास सारे वो फार्म्स ही थे, फार्मर्स अपना खेती बाड़ी का ही, फार्मिंग का ही काम करते थे। अब वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी बन गई। तो यूनिवर्सिटी मान लीजिए वो गवर्नमेंट ने बनाई है, मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब उसके बनने के करके वहाँ पर जो ज़मीन थी, आसपास लैंड थी, उसकी वैल्यू, वो प्राइम लोकेशन की लैंड बन गई। हाईवे के ऊपर गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, वो गवर्नमेंट के एफर्ट्स के करके, और साथ में वो यूनिवर्सिटी बन गई। अब उस ज़मीन की कीमत कई गुने ज़्यादा हो गई। जो पहले मान लो 1 लाख रुपए की थी, अब 10-10 लाख की हो गई, 20 lakhs की हो गई, बहुत कई कई मल्टीपल टाइम्स उसकी कीमत बढ़ गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो अब वो जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो जो भी उस आसपास की ज़मीन के फार्मर्स हैं, जो भी लोग ओनर्स हैं, अब उनकी ज़मीन जो पहले कुछ 1000 रुपीज़ की थी, अब करोर्स ऑफ रुपीज़ में आ गई। तो वो वैल्यू का एप्रिसिएशन, उस ज़मीन का एप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू का बढ़ना, वो किसके करके हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल एफर्ट्स। आप नहीं, उन्होंने, दे हैव नॉट डन एनीथिंग फ्रॉम देयर ओन साइड, बट द एफर्ट्स वर मेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। वहाँ पे हाईवे बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, कुछ और अरेंजमेंट किए, तो उन एफर्ट्स के करके विच वर मेड बाय द गवर्नमेंट, तो उनके करके उस ज़मीन की कीमत कई गुने बढ़ गई।
तो अब वहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट उन आसपास की ज़मीन वाले जो ओनर्स हैं उनके ऊपर लगाएगी स्पेशल असेसमेंट, मतलब एक लंप सम अमाउंट, लंप सम माने इकट्ठा, जैसे मान लो 10,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ या कुछ भी, जो भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, तो गवर्नमेंट उनको कहेगी जी भी आप हमें इतना पैसा दो, क्योंकि हमारे एफर्ट्स के करके आपकी ज़मीन की प्राइस कई गुने ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो जो ऐसे असेसमेंट की जाती है, ये अब ये भी याद रखना, ये हर जगह नहीं होती, ये उन्हीं जगह पे होती है जहाँ पे ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मान लो कोई नई रोड बनी है, किसी के खेतों के बीच में से निकलती हुई, फार्म्स में से निकलती हुई हाईवे बना है, रोड बनी है, आसपास दुकानें बन गई, मार्केट बन गई, तो अप्रिसिएशन हो गई, कीमत बढ़ गई लैंड की, है ना। या कहीं आसपास कोई, मान लो गवर्नमेंट ने कोई कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस खुला है, तो आसपास की ज़मीन की कीमत बढ़ गई, मतलब ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर ऐसे ज़मीन की कीमत बढ़ती है, तो फिर जो ओनर्स होते हैं आसपास की लैंड के, वट एवर अमाउंट दे हैव टू गिव टू गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। वो कितना अमाउंट होगा, ये कोई इंडिविजुअल किसी की पर्सनल विम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी मर्जी से कर दे, ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है कि मार्केट की वहाँ पर पहले कितनी वैल्यू थी ज़मीन की, अब गवर्नमेंट के कामों के करके अब कितनी वैल्यू बढ़ गई है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली फिर वो जो अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ में, कोई हैप्पीजर्डली नहीं होता है, ठीक है। तो एनी हाउ, हमने यहाँ पर बहुत उसका डिटेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वी जस्ट नीड टू नो द मीनिंग्स। तो ये सारे कौन से सोर्सेज हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज, ठीक है जी। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं पहले जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बाद में करते हैं, अभी हम पहले सारी रिसीट्स वाला कवर कर लेते हैं, लेटर ऑन वी विल कवर एक्सपेंडिचर पार्ट। तो अब कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, सोर्सेज तो बाद में करते हैं, फर्स्टली वी नीड टू नो कैपिटल रिसीट्स। नाउ यू प्लीज अंडरलाइन इन द बुक ऑल्सो, दोज रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ईदर क्रिएट ए लाइबिलिटी मतलब, रिसीट मतलब कि गवर्नमेंट इज रिसीविंग मनी, है ना, जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, बट उन पैसों के आने के करके दो में से एक चीज होनी चाहिए, वन थिंग मस्ट हैपन। वो कौन सी, या तो उस मनी के आने से हो जाए कोई, क्या हो जाए, इधर क्रिएट ए लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी जनरेट हो जाए, जिम्मेदारी बढ़ जाए। जिम्मेदारी क्या बढ़ेगी, भी वो पैसा वापस भी करना है, यही लाइबिलिटी बनेगी ना। या तो ऐसा हो जाए, लाइबिलिटी हो जाए, या क्या हो जाए, रिडक्शन इन एसेट। सीधी सी बात है, लेट अस टेक अवर ओन एग्जांपल। आप या मैं किसी से लोन लेते हैं, ठीक, अब पैसे तो आगे देखा जाए, मतलब मटेरियल सेंस में देखा जाए तो मनी हैज़ कम टू अस, बट उसके पीछे, वो मनी आने के पीछे क्या बन रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि जितनी भी देर के लिए हमने वो लोन लिया है बाद में वापस भी करना है, इंटरेस्ट भी देना है और वापस प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। ऑन दी अदर साइड अगर हम क्या करें, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, हम अपनी प्रॉपर्टी का सम पार्ट हम लोग सेल कर देते हैं, तो पैसे तो आ ही जाएंगे, सेल करेंगे तो मनी विल कम टू अस, बट उसके साथ ही साथ व्हाट हैज़ हैपन, ड्यू टू द सेल ऑफ सम पार्ट ऑफ अवर प्रॉपर्टी, हमारी उतनी ओनरशिप खत्म हो गई। आपके पास 5 मरले जगह है, आप 2 मरले बेच देते हो, तो अब आपने 2 मरले बेच के आपको पैसे तो ज़रूर आएंगे, बट आपकी प्रॉपर्टी भी तो कम हो गई ना। नाउ यू विल रिमेन द ओनर ऑफ ओनली 3 मरलाज, उससे ज़्यादा नहीं रहोगे आप। तो मतलब ये कि या तो हमारा एसेट कम होगा इस तरह की रिसीट के आने से, रिसीट मतलब मनी के आने से, इधर अवर एसेट विल गेट रिड्यूस्ड और देयर विल बी सम दिस जनरेशन ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, लिखा आप जैसे मर्जी लो, इधर क्रिएट ए लाइबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, एक थोड़ा ध्यान रखना, जो रेवेन्यू रिसीट्स थी उसमें एट द सेम टाइम दोनों चीजें होनी चाहिए, है ना। वहाँ पे क्या लिखा था, यू प्लीज चेक वंस, नीदर क्रिएट भी, ना तो लाइबिलिटी बने और ना ही एसेट की रिडक्शन हो, दोनों काम इकट्ठे होने चाहिए। यहाँ पर है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दो में से एक बात होनी चाहिए, इधर लाइबिलिटी बन जाए या हमारा एसेट कम हो जाए, दो में से एक भी चीज हो जाएगी, तो दैट टाइप ऑफ मनी विच कम्स टू गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज कैपिटल सी। अब देखते हैं ये कैसे बनता है। तो इसके ये जो 3 नेम्स है ना, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल सेल्स, ठीक है। यू कैन मार्क इन द बुक ऑल्सो। बोरोइंग्स दिया हुआ है, उसके बाद देन आई एक्सप्लेन, सेकंड दिया हुआ है रिकवरी ऑफ लोन्स, थर्ड दिया हुआ है अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स के आगे फिर फर्दर 2 सब पार्ट्स आर गिवन, वन इज डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये पूरा लिख लेना, डिस इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आई मीन्स इन्वेस्टमेंट,
एंड सेकेंड इज स्मॉल सेविंग्स। ठीक है जी, लेट मी सी रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन ना बेटे। हाँ जी, चलो तो अब है बोरोइंग क्या होता है। नाउ यू प्लीज सी द पैरा विच इज गिवन इन द बुक, वहाँ पे 4 पॉइंट्स हैव बीन मेड, पैरे के बीच में 4 पॉइंट्स आर मेड। ठीक है, तो 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी कैन टेक देम इन 3 वेज। अब क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट बोरोज मनी, तो कहाँ से, फ्रॉम वेयर कैन इट गेट मनी, फ्रॉम वेयर कैन इट बोरो, कहाँ कहाँ से ले सकती है, बोरो कर सकती है। तो 3 मेन सोर्सेज कैन बी देयर, 3 जगह से गवर्नमेंट कैन बोरो मनी। एक क्या हो सकता है, गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द कंट्री, जो आम लोग हैं, जनता है, पब्लिक है कंट्री की, अपने कंट्री की, वहाँ से उन लोगों से भी लोन लिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, लोन मतलब बोरिंग की जा सकती है। सेकेंड हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री है, इट कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, तो दैट इज वाई आई हैव रिटन आरबीआई, अदरवाइज यू कैन राइट द वर्ड सेंट्रल बैंक ऑल्सो। हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। तो एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री कैन बोरो मनी फ्रॉम इट्स ओन पब्लिक एज वेल एज फ्रॉम इट्स ओन सेंट्रल बैंक। जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट मान लो लोन लेना चाहती है, तो इट कैन टेक लोन फ्रॉम अमेरिकन पीपल और अमेरिकन सेंट्रल बैंक, उससे भी ले सकती है। थर्ड ऑप्शन कैन ऑल्सो बी देयर कि गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब फॉरेन सेक्टर क्या हो गया कि ना तो होगा अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक, नॉर इट विल बी द पब्लिक ऑफ अवर ओन कंट्री, रादर सम अदर कंट्रीज। अब फॉरेन सेक्टर में क्या आ सकता है, यहाँ पे इन योर बुक 2 पॉइंट्स हैव बीन मेड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, वी कैन कवर देम इन सिंगल वन ऑल्सो। अब फॉरेन सेक्टर में हो सकती है फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स, या कोई फॉरेन फर्म्स, या कोई फॉरेन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कोई भी फॉरेनर लोग हो सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई फॉरेन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। जैसे हम इंटरनेशनल तो 2 ही मेन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, या आईएमएफ है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो भी जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए तो दीज आर फॉरेन एंटिटीज़, हमारा तो इसमें बीच में कुछ भी नहीं है। तो चाहे फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल लोग हों फॉरेनर्स, या कोई फॉरेन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, या फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, तो यहाँ पर बुक में 2 पॉइंट बनाए हैं, उसकी जगह हम एक सिंगल ऐसे ही हेडिंग दे सकते हैं, फॉरेन सेक्टर, वो सारा हमारे लिए फॉरेन सेक्टर है। तो गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम फॉरेन सेक्टर ऑल्सो। ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान से सोच के, नाउ थिंक केयरफुली एंड सी, अगर गवर्नमेंट इनमें से किसी से भी बोरो करती है, तो बदले में क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना, अगर बोरो किया है तो वो मनी वापस भी तो करना है। तो जब वापस करना है तो इसके इसका मतलब हो गया हमारे लिए, हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए बन गई यहाँ पे दिस क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी हो गई। तो एक कंडीशन पूरी हो गई, कैपिटल सीट में ऊपर हमने क्या कहा था कि ईदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन एसेट। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एसेट तो नहीं हो रही, बट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो इस करके ये कहलाएंगी कैपिटल सीट्स। दूसरा हो जाता है पॉइंट जो सोर्स ऑफ कैपिटल सीट, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। अब इसका मीनिंग क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स का मीनिंग है कि कई बार अगर गवर्नमेंट ने कोई अपनी कंट्री की गवर्नमेंट, अपने कंट्री की स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई लोन दिए हुए हैं, कोई यूनियन टेरिटरीज को लोन दिए हुए हैं, उधार दिया हुआ है, तो जब तक तो वो उधार दिया हुआ है, अभी चल ही रहा है, अप टू दैट टाइम वो लोन गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट का वो एसेट है। एसेट कैसे हो गया कि अब पता है, जैसे मैंने किसी को लोन दिया 5 साल के लिए, तो मुझे पता है कि 5 साल तक, जब तक वो 5 ईयर्स पूरे नहीं हुए, तो मुझे पता है कि मैं वो पैसे मेरे ही हैं, एंड में जाके मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, मुझे मेन अमाउंट जो दिया था मुझे मिलेगा, मेरा वो एसेट है, मैंने किसी को दिया हुआ है तो मेरा एसेट है ना। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ने लोन दिए हुए हैं तब तक वो उसके एसेट है, बट व्हेन वो टाइम पूरा हो जाता है अगर, तो गवर्नमेंट उस अपने दिए हुए लोन को वापस ले लेती है, भी अब ठीक है, अब मैंने और बोरोइंग नहीं देनी, मैंने, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अगर गवर्नमेंट अपना लोन दिया हुआ मनी वापस ले लेती है, रिकवर कर लेती है, मतलब टाइम पूरा हो गया, उसको रिकवर कर लिया, वापस ले लिया अमाउंट, तो अब जब वापस ले लिया, तो वो जो गवर्नमेंट का वापस लेने से पहले तक के टाइम का वो जो एसेट था, है ना, अभी तक एसेट था, अब टाइम पूरा हो गया, वापस ले लिया, अब नो मोर दैट लोन विल नॉट रिमेन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, अब वो खत्म हो गया, पैसे आ गए, हिसाब किताब पूरा हो गया, लोन की टाइम पूरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब रिकवर कर लिया तो वो एसेट खत्म हो गए। तो एक कंडीशन पूरी हो गई, जो हमने कहा था, ईदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स।
तो अब तक जो एसेट था, नाउ दैट एसेट हैज़ कम टू एन एंड, क्योंकि वो लोन दिए हुए मनी को वापस ले लिया तो एसेट खत्म हो गया। तो फिर कंडीशन एक पूरी, यहाँ पर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी नहीं हो रही, इस केस में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे एसेट खत्म हो रहा है, तो अगेन इट विल बी नोन एज ए कैपिटल रिसीट। ठीक है, उसके बाद है अदर रिसीट्स। अदर का मतलब कि इन दोनों को छोड़ के बाकी की और मिसलेनियस। तो नाउ वो जो मिसलेनियस है दे कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन टू पार्ट्स। एक उसमें कहलाती है डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है, यू कैन अंडरलाइन। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ सेलिंग ए पार्ट और होल ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये कि कोई पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, तो अगर पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है तो अब तक वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में थी, गवर्नमेंट का ही मनी लगा हुआ है, उसका ही एसेट है वो। अच्छा, अब क्या करती है, मान लो गवर्नमेंट को कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ जैसे ये एपिडेमिक है, बहुत खर्चा हो गया या बहुत मनी की ज़रूरत है टू हेल्प पीपल, तो अब गवर्नमेंट दो काम कर सकती है। या तो वो अपना पूरा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो भी गवर्नमेंट के शेयर्स हैं सारे के सारे, इधर गवर्नमेंट कैन सेल ऑल द शेयर्स ना, अपने सारे शेयर बेच दे, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेच दे, पैसे ले ले उनसे, तो क्या हो जाएगा, अब गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म होगी। जब अपनी अपनी कंपनी, अपनी फर्म, अपनी फैक्ट्री, अपना एंटरप्राइज वो बेच ही दिया, उसके सारे शेयर ही बेच दिए, तो फिर पैसे तो आ गए, बट क्या हो गया, एसेट खत्म हो गया। यहाँ दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट में सी वो ये भी सोच सकते हैं कि चलो सारा नहीं बेचते, हम कुछ पार्ट बेच देते हैं, कुछ शेयर्स, मान लो 5% शेयर्स बेच देते हैं या 10% शेयर बेच देते हैं। तो अब जो 10% शेयर बेच दिए, इसका मतलब ओनरशिप ऑफ दोज 10% शेयर्स दैट हैज़ गॉट एलिमिनेटेड, वो खत्म हो गई। अब गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट विल रिमेन द ओनर ऑफ ओनली 90% शेयर ऑफ दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो जितना हिस्सा बेच दिया, जितने परसेंट शेयर्स बेच दिए, तो वो क्या कहलाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब दोनों काम हो सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट अपने सारे शेयर्स बेच दे, मनी ले ले, तो एसेट खत्म हो गया। या गवर्नमेंट सारे नहीं बेचना चाहती, कुछ हिस्सा ही बेचना चाहती है, तो अगर कुछ हिस्सा भी बेचती है तो उतने पार्ट तक की ओनरशिप खत्म हो गई, एसेट खत्म हो गया उतने हिस्से तक का, जितना हिस्सा उसने शेयर्स का बेच दिया, तो वो भी, वो दोनों ही क्या कहलाते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। इसको ऐसे समझ लो, आपके पास कोई प्लॉट है, ज़मीन है, जैसे मैंने पहले बोला 5 मरले है, मान लो 10 मरलास है, या स्क्वायर फीट है, जैसे भी आपने कैलकुलेट करना है, तो मान लो 10 मरलास है, आपको कुछ ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की और कहीं से नहीं अरेंज हो रहा है, तो आप कहते हो कि चलो ठीक है, मेरे पास ये मैंने अपना एसेट बना के रखा हुआ था, प्रॉपर्टी बना के रखी हुई थी, अब मैं इसमें से 2 मरले बेच देता हूँ। तो या तो आप 2 मरले बेच दोगे, इसका मतलब नाउ और वो मनी आपके पास आ जाएगा जिसको भी आपने बेचा, तो आप मालिक रहोगे नाउ ऑफ 8 मरलास होंगे। 2 मरला का आपकी ओनरशिप खत्म हो गई, मतलब एसेट खत्म हो गया। या आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, आप सारे 10 मरला सेल कर देते हो, तो सारे पैसे तो आपको मिल गए, बट आप नाउ यू विल नॉट बी द ओनर। अब आप अपना हक नहीं जता सकते कि ये तो ज़मीन मेरी है, अब जिसको बेची उसकी है, आपका एसेट खत्म हो गया। तो अगर इस तरह सेल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। फिर सेकेंड होता है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स होता है, दिस इज़ रिलेटेड विद पोस्ट ऑफिसेज। जो जैसे पोस्ट ऑफिसेज में लोग छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, बट जो भी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं सेविंग करने के लिए कम अमाउंट, तो वो स्मॉल सेविंग्स कहलाती हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं, जो टाइम टू टाइम दे आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आर गिवन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र, आपने शायद नहीं सुना होगा, योर पेरेंट्स माइट बी नोइंग, सभी जानते हैं, तो यू कैन आस्क देम ऑल्सो। तो वो जो स्मॉल या कोई और सेविंग्स स्कीम जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती है, तो जो भी अनाउंस करते हैं, तो अगर पीपल दे इन्वेस्ट मनी इन दोज स्मॉल सेविंग्स, मतलब वहाँ अपना डिपॉजिट करवा देते हैं पैसे पोस्ट ऑफिस में, तो फिर एक टाइम आने के बाद वो वापस भी करने पड़ते हैं। जैसे ये मान लीजिए किसान विकास पत्र है, आई एम नॉट श्योर इसका एग्जैक्ट टाइम, बट अंदाजे से, मेरा अगर अंदाज़ा गलत नहीं है, तो तकरीबन 8.5 या 9 साल है, या माइट भी 10 ईयर्स, 10 साल के बाद आपको डबल करके पैसे मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे मतलब लेटेस्ट नहीं याद है, पता नहीं है मुझे, बट पहले होता था 7 साल का टाइम होता था, फिर 8.5 साल का टाइम हुआ, तो अब शायद उससे 8.5 या 10 साल के बीच में। तो मान लो अगर आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए आज, तो आज से 10 ईयर्स के बाद आपको 20,000 रुपीज़ मिलेंगे।
ऐसे ही जो नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट है NSCs, उसमें भी होता है 6 या 6.5 साल तक के लिए जमा करवाते हैं, उसमें पर डबल नहीं होता, कुछ एक परसेंट वो इंटरेस्ट देते हैं, 6% या 7% कुछ ऐसा इंटरेस्ट होता है। तो कहने का मतलब जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो अगर पीपल पीपल मतलब हम आम लोग, पब्लिक, तो अगर हम वहाँ जाके डिपॉजिट करवाते हैं, तो जितना भी वो स्टिपुलेटेड टाइम है, जितने देर के लिए वो सेविंग स्कीम है, तो उसके बाद वो पैसे हमें वापस मिलेंगे। तो अब उतने टाइम के लिए किसने उस पैसे को यूज़ किया? गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड दैट मनी। हम और बीच में इसको विथड्रॉ नहीं करवा सकते। जैसे FD होती है ना, फिक्स डिपॉजिट, बीच में निकाल नहीं सकते। तो जब हमने वो पैसे उतने टाइम के लिए गवर्नमेंट के पास रख दिए, तो गवर्नमेंट इज़ यूजिंग दैट मनी, अपने सारे कोई भी कामों के लिए उसको यूज़ करते हैं। बट वो गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट की वो लाइबिलिटी है कि उतने जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो पैसा वापस भी करना है। ये नहीं हो सकता है कि लोगों ने सेविंग करवाई और बाद में टाइम पूरा होने के बाद, मेच्योरिटी के बाद, इफ़ दे गो टू पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस वाले कहें नहीं जी हमने पैसे वापस नहीं करने। दे कांट से लाइक दिस, पैसे देने ही पड़ेंगे। तो कौन देगा? वो गवर्नमेंट ही देगी। तो वो स्मॉल सेविंग्स, लोगों की तो सेविंग्स हैं, बट गवर्नमेंट के पास व्हेन दैट मनी गोज, तो इट बिकम्स द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वापस भी करना है, विद इंटरेस्ट वापस करना है। तो स्मॉल सेविंग्स ऑल्सो बिकम द, क्या होता है यहाँ पे, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इस करके ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है जी। तो ये तीनों तरह की जो रिसीट्स हैं, या तो वो एसेट को कम करती हैं या लाइबिलिटी को क्रिएट कर देती हैं। एक काम कर दे दोनों में से, तो बन जाती है कैपिटल रिसीट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, या मेंशन द नेम्स ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट, या एक्सप्लेन करके भी आ सकता है। तो फिर 1 1 2 2 लाइन्स में साथ में एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन सी इन द बुक, आगे डिफरेंस दिया हुआ है, क्विकली यू कैन हैव ए लुक ऑन दैट। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल का नंबर 1 पे डेफिनेशन है, नंबर 1 पे डेफिनेशन दिया हुआ है, नंबर 2 पे फिर है जो कैपिटल जो होता है रेगुलर, सॉरी क्या नाम है उसका, रेवेन्यू रिसीट्स, वो रेगुलर होती है, रिकरिंग होती है, मतलब बार बार रूटीन में होती हैं, बार बार वो मनी जनरेट होता है, आता है सब कुछ। बट ये जो कैपिटल वाली रिसीट्स हैं, दीज आर नॉट रेगुलर एंड रिकरिंग, मतलब ये रूटीन में नहीं होता है। रूटीन इन द सेंस, जैसे हम लोग हैं रोज़ ही पीरियड लगाते हैं, रोज़ ही डेली हमारा टाइम टेबल है, रोज़ ही आते हैं, रोज़ ही मिलते हैं, पढ़ते हैं। तो ये एक रेगुलर रिकरिंग काम है, बार बार होने वाला काम है। तो ऐसे ही ये जो जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, वो गवर्नमेंट को बार बार मिलती हैं। बट ये वाली रिसीट्स, वी कैन से, ये रेगुलर नहीं है, कभी जनरेट हो सकती है, कभी नहीं। कहने का मतलब, अब गवर्नमेंट रोज़ रोज़ तो जाके बोरो नहीं करती, हो सकता है 2 4 सालों में एक आधी बार बोरो कर लिया हो। रोज़ रोज़ तो गवर्नमेंट को लोन अपने रिकवर नहीं ना करते, जब रिकवरी का टाइम आएगा तभी वो मिलेंगे, कभी ही होता है ये। ऐसे ही रोज़ डेली ही गवर्नमेंट, ये डेली या मंथली या एनुअली डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करती, ज़रूरत पड़ने पर करती है। ऐसे ही स्मॉल सेविंग का भी जो भी अमाउंट है, वो भी एक दिन में या डेली वापस नहीं करना होता, जब टाइम पूरा होता है तब है। तो मतलब ये कि ये बहुत रूटीन में नहीं होती हैं, जब जब इनकी ड्यूरेशन होती है तो तब ये होती है, तो इस करके ये रेकरिंग नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है। उसके आगे फिर रेवेन्यू रिसीट्स में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, खास करके लोन्स के केस में। तो क्योंकि ना लोन होता है, वो तो वापस भी करने की देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कैपिटल रिसीट्स के केस में, कैपिटल सीट्स के केस में क्या करना होता है? वापस भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि लोन है तो ऑब्लिगेशन है, वापस करना पड़ेगा। फिर लास्ट नंबर पे सम एग्जांपल्स आर गिवन। एक तरफ आपने रेवेन्यू साइड के मिले जुले एग्जांपल लिख दो, 2 3 टैक्सेस के नाम, 2 3 नॉन टैक्स वाले एग्जांपल, और इधर आपने ये तीनों के नाम आ जाने हैं। एक्सप्लेन नहीं करना, फिर ओनली नेम्स आर टू बी गिवन। ठीक है जी। चलो, अब आज हम इतना ही काम करते हैं। अब मैं जल्दी से ज़रा आपका वो फॉर्म का देख लूँ, इतना आपने पढ़ के रखना है बेटे। आप ऐसे करो, 1 मिनट, मुझे वो थोड़ा टाइम लगेगा। कौन सा बच्चा, कोई भी, एनी वन ऑफ यू, क्या नाम था, हिमानी, बेटे स्क्रीनशॉट ले लो ज़रा, फिर मैं बाद में उसको ठीक कर देती हूँ। हिमानी, आर यू देयर बेटे? यस मैम। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, मैं फिर बाद में इसको सेट करती हूँ ज़रा रिस्पॉन्सेज को।
Okay, Ute. Thank you all, Ute. Thank you.